कौन सा पूर्ण फुल डिस्क्लोजर सिद्धांत के अनुसार नहीं है? मैट्रियली प्रिंसिपल के अनुसार केवल महत्वपूर्ण विषय का खुलासा जरूरी है, तो ये सिद्धांत फुल डिस्क्लोजर यानी कि पूरा खुलासा सिद्धांत का अपवाद है। विकल्प बी, सी और डी डिस्क्लोजर से संबंधित नहीं है। यहाँ प्रश्न को समझिए। प्रश्न है फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन क्या है। फुल डिस्क्लोजर एक कन्वेंशन है, अकाउंटिंग पॉलिसी है कि आपको सारा पूरा डिस्क्लोजर करना है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन है कि जैसे मटेरियलिटी आपको वही उसी का डिस्क्लोजर करना है जो मटेरियल है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही लगता है। कंजर्वेटिव गोइंग कंसर्न इसके साथ फुल डिस्क्लोजर के साथ में कोई लिंक नहीं है, और इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। किस सिद्धांत के अनुसार एक व्यवसाय की पूंजी के लिए मालिक को एक लेनदार के रूप में माना जाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत व्यवसाय और उसके मालिक को अलग रूप में माना जाता है। मालिक को व्यवसाय के लेनदार के रूप में माना जाता है। विकल्प ए, बी और डी सही उत्तर नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है, बिजनेस का प्रोप्राइटर को हम लोग क्रेडिटर मानते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन ये किस कंसेप्ट के अनुसार हम बिजनेस का प्रोप्राइटर को क्रेडिटर मानते हैं। यहाँ देखिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इससे कोई प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट कंसेप्ट का भी कोई मतलब नहीं है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हाँ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या गया है, बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, तो इसलिए प्रोप्राइटर को बिजनेस का क्रेडिटर, मतलब प्रोप्राइटर ने बिजनेस को पैसा लगाया है, जैसे कि बाहर के लोगों को भी जो पैसा लगाते हैं वो भी क्रेडिटर है, तो इसलिए प्रोप्राइटर भी बिजनेस एंटिटी के लिए क्रेडिटर है। और लास्ट ऑप्शन डुअल एस्पेक्ट, ये तो अकाउंटिंग का, इसमें कोई इस प्रश्न के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत व्यवसाय में मालिक को किस रूप में माना जाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत व्यवसाय के मालिक को व्यवसाय के कैपिटल के लिए लेनदार के रूप में माना जाता है। विकल्प ए, बी और डी सही उत्तर नहीं है। यहाँ प्रश्न क्या है, प्रोप्राइटर ने जो कैपिटल दिया वो बिजनेस में कैसे, किस तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। कैपिटल अगर दिया है तो कैपिटल के अनुसार ट्रीट होगा, वो एसेट तो नहीं हो सकता। आप लोग जानते हैं कैपिटल लायबिलिटी में है, दूसरी लायबिलिटीज है। एसेट जो बिजनेस का एसेट है वो बिजनेस है। यहाँ बहुत जन गलती कर देंगे कि हाँ कैपिटल दिया वो तो बिजनेस में चला गया तो बिजनेस का एसेट बढ़ा, ये नहीं है, ये गलत कंसेप्ट है। दूसरा, प्रोप्राइटर्स कैपिटल इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस, ये कैसे हो सकता है? बिजनेस के लिए ही तो प्रोप्राइटर दिया है, वो पैसा बिजनेस में गया है तो बिजनेस का पार्ट तो होगा ही, नॉट ए पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं हो सकता। प्रोप्राइटर ऑफ ए बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर कैपिटल इन द बिजनेस, ये हम अकाउंटिंग में समझे हैं कि क्या प्रोप्राइटर अलग है, बिजनेस अलग है, तो प्रोप्राइटर जो पैसा बिजनेस में देता है उसमें वो, क्योंकि वो अलग है, बिजनेस से अलग है, तो बिजनेस का क्रेडिटर के जैसे समझा जाता है। पूरा क्रेडिटर नहीं है लेकिन क्रेडिटर के जैसे समझा जाता है। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। लेखांकन नियम, प्रथाएं और परंपराएं एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक किस प्रिंसिपल के अनुसार समान रहना चाहिए? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत अकाउंटिंग रूल्स, प्रैक्टिस एंड कन्वेंशंस एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक समान रहनी चाहिए और बदलनी नहीं चाहिए। विकल्प बी, सी
और डी सही उत्तर नहीं है। यह प्रश्न क्या है कि हमारे सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन वगैरह ये नियम है कि हर साल में एक ही तरह होना चाहिए। इस साल में जैसा है उसी तरह वही कन्वेंशन हम नेक्स्ट ईयर में भी फॉलो करना चाहिए। ये किस प्रिंसिपल किस कन्वेंशन के अनुसार है? इसमें देखिए कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये सही होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन भी वैसा ही है कि एक ही तरह का होना चाहिए। सेकंड है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इससे प्रैक्टिस से डिस्क्लोजर से कोई मतलब नहीं है। कंजर्वेटिज्म भी इस क्वेश्चन के साथ में रिलेटेड नहीं है, इसलिए कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी सही आंसर है, सही ऑप्शन है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। निवेश का बाजार मूल्य बैलेंस शीट में फुटनोट में किस प्रिंसिपल के अनुसार दिखाया गया है? निवेश का बाजार मूल्य वित्तीय विवरण में शामिल नहीं होता है, तो इसलिए बैलेंस शीट के फुटनोट के रूप में डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के तहत दिखाया जाना चाहिए। विकल्प ए, सी और डी सही उत्तर नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के फुटनोट में दिया जाता है, क्यों? किस कंसेप्ट के अनुसार? अब जो उसका कॉस्ट है वो तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैलेंस शीट के पार्ट में, एसेट में, इन्वेस्टमेंट के अंडर में, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसे कहाँ दिखाएंगे? उसे बैलेंस शीट में तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसे दिखाना चाहिए क्योंकि वो कंसेप्ट क्या है कि जिसके कारण उसे दिखाना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये सही नहीं है। डिस्क्लोजर कंसेप्ट, हाँ, जो चीज़ आप बैलेंस शीट के पार्ट में, बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकते हैं, उसे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मटेरियल फैक्ट है, तो उसे डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अंदर तहत आपको फुटनोट में दिखाइए। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बी ठीक है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। अप्राप्य ऋणों का प्रावधान किसके सिद्धांत के तहत किया जाता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार संभावित नुकसान के लिए अप्राप्य ऋणों का प्रावधान किया जाता है। विकल्प ए, सी और डी सही उत्तर नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट किस प्रिंसिपल के तहत किया जाता है? अब देखिए डिस्क्लोजर कंसेप्ट नहीं है, क्यों? हम तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट्स के पार्ट में ही दिखाते हैं। डिस्क्लोजर तो है जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, नीचे फुटनोट में दिखाया जाता है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये ठीक है क्योंकि ये लॉस हो सकता है, ये लॉस हो सकता है, इसलिए हम पहले से ही इसका प्रोविज़न करें। रियलाइजेशन कंसेप्ट ठीक नहीं है क्योंकि ये बैड डेट्स तो रियलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अनुसार बैड डेट्स का प्रोविज़न होता है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। किस स्थिति में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का सिद्धांत लागू होता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में कहा गया है कि प्रत्याशित आय को कंसिडर नहीं करना चाहिए और सभी संभावित नुकसान का प्रावधान करना चाहिए। इसलिए विकल्प ए, सी और डी सही उत्तर नहीं है। यहाँ प्रश्न क्या है कि किस स्थिति में कंजर्वेटिव प्रिंसिपल सिद्धांत लागू होता है? पहला ऑप्शन, अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, इससे कंजर्वेटिज्म का कोई संपर्क नहीं है। कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि कोई पॉसिबल एक्सपेंस है उसके लिए प्रोविजन करें, और जो इनकम हमें मिला नहीं, आया नहीं, उसको हम पकड़े नहीं, उसको हम अकाउंट फॉर नहीं की। यही कंजर्वेटिज्म का दोनों है, एक्सपेंस और इनकम के बारे में। तो यहाँ एंटिसिपेटेड इनकम शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के तहत है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है।
मैचिंग कॉन्सेप्ट किन सिद्धांतों पर आधारित है? अक्यूरल अकाउंटिंग एंड मैचिंग पीरियड कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ आय, संपत्ति और देनदारियों के अंकलन और मान्यता के लिए लागू होता है। इस मामले में विकल्प ए, बी और सी सही उत्तर नहीं है। मैचिंग कंसेप्ट क्या है? मैचिंग कंसेप्ट है हम जो रेवेन्यू कर रहे हैं उसके लिए जो खर्च कर रहे हैं ये दोनों मैच होना चाहिए, यानी रेवेन्यू पाने के लिए जो खर्च है वही कंसीडर होना चाहिए। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंस उस पीरियड के रिलेटेड जो है उसे मैच करना पड़ेगा। कोई एक्सपेंस हो सकता है इस पीरियड का है लेकिन इस बार नहीं दिया गया एक्रू, या कोई रेवेन्यू जो अर्न हो गया लेकिन हमें मिला नहीं, ये जो एक्रूड है जो इस साल हो गया लेकिन अगले इस साल में उसका पैसा मिला नहीं या दिए नहीं, उसे भी हम कंसीडर करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड में जो मिल गया या दे दिए उसे तो कंसीडर करेंगे ही, एक्रूअल भी कंसीडर करेंगे जो कि इस पीरियड के लिए रिलेटेड है। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी में फुटनोट के रूप में किस परंपरा के अनुसार रखा जाता है? फुल डिस्क्लोजर के तहत यदि कुछ मटेरियल जानकारी कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शामिल नहीं किया जा सकता है तो इसे फुटनोट के माध्यम में दिखाया जाता है। विकल्प बी, सी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाया जाता है, क्यों? कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? जो लायबिलिटी हमें स्थिर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें हमारा ऊपर में गवर्नमेंट का चार्ज आ सकता है 10 लाख रुपया, नहीं भी आ सकता है अगर कोर्ट केस में हम जीत जाए। इस तरह का लायबिलिटी कंटीजेंट लायबिलिटी है ये, क्योंकि अभी स्थिर नहीं है, देना ही पड़ेगा, इसलिए अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते, उसे फुटनोट में बैलेंस शीट में दिखाया जा सकता है। ये डिस्क्लोजर कन्वेंशन के कंसेप्ट के तहत है, क्योंकि हमें सब मटेरियल फैक्ट जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा सकते, पीएल में नहीं दिखा सकते, उसे डिस्क्लोजर में, मटेरियल फैक्ट अगर है तो डिस्क्लोजर में दिखाना होगा, यानी डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के तहत दिखाना होगा। इससे कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी या पीरियडिसिटी का कोई लिंक नहीं है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। लेखांकन सिद्धांत किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? लेखांकन सिद्धांत एक सामान्य कानून या नियम है जिसके एक गाइड के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह आचरण या अभ्यास का आधार है। लेखांकन सिद्धांतों को खातों द्वारा सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। खातों को लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए ए, बी और सी के तहत सभी स्टेटमेंट सही है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब हम जो अकाउंटिंग का प्रैक्टिस है वो उस प्रैक्टिस के अनुसार अकाउंट्स रखेंगे, और जो अकाउंटेंट्स का यूनिवर्सल प्रैक्टिस है उसे भी हम जिस रूल से वो अकाउंट्स रखते हैं उस रूल से रखेंगे। जिस तरीके से अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन होना चाहिए अकाउंटिंग कंसेप्ट के अनुसार उस तरह रखेंगे। तो यहाँ ये तीनों ऑप्शन ही लागू है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार एक व्यवसाय कब तक कंटिन्यू करेगा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार ये माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अनिश्चितकालीन लंबे आर्थिक जीवन को जारी रखेगा। विकल्प ए, बी और डी इस मामले में सही नहीं है। गोइंग कंसर्न में हम लोग बिजनेस कितने साल का बिजनेस की लाइफ क्या पकड़ते हैं? गोइंग कंसर्न के अनुसार हम सोचते हैं कि ये
बराबर चलते रहेगा जब तक ये कोई बिजनेस ये बंद नहीं हो जाए, डूब नहीं जाए या और कोई कारण में बंद नहीं हो जाए, ये बिजनेस चलते रहेगा। ये कोई शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ का नहीं है, वेरी लॉन्ग का भी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये इनडेफिनिट इकोनॉमिक लाइफ, जब तक इसमें रेवेन्यू जनरेट होते रहेगा, बिजनेस चलते रहेगा। इसी कंसेप्ट से ही बिजनेस की अकाउंटिंग चलती है। इसलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के मतलब है वो बिजनेस इंडेफिनिट इकोनॉमिक लाइफ तक चलते होगा। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार स्टॉक इन ट्रेड का कैसे मूल्यांकन किया जाना है? रूढ़िवाद की अवधारणा के अनुसार स्टॉक इन ट्रेड यानी कि करंट एसेट वर्तमान संपत्ति है और इसलिए इसका मूल्य लागत या बाजारू मूल्य जो भी कम हो उस पर होना चाहिए। इस मामले में विकल्प ए, बी और सी सही उत्तर नहीं है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अनुसार स्टॉक वैल्यू जो हमारे स्टॉक पड़े हैं बिजनेस का, उसे किस तरीके से उसका प्राइस होना चाहिए। वो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए ज़रूर, वो तो क्योंकि बुक में कॉस्ट प्राइस ही आता है। मार्केट प्राइस से नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस से हमारा बुक्स का कोई संपर्क नहीं है। लेकिन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, ये भी नहीं होगा। हम हाई वैल्यू नहीं ले सकते हैं कॉस्ट से, लेकिन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये सही है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अनुसार, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अनुसार तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अनुसार विच एवर इज लोअर, ऐसा हमारे पास में माल है, कॉस्ट तो है लेकिन अब उतना पैसा मिलेगा नहीं, इसके सेल करने से उतना मिलने वाला नहीं है। उस केस में हम मार्केट प्राइस अगर नीचे है हमारे कॉस्ट से तो उसे लेंगे, या कॉस्ट अगर कम है मार्केट से, हमारा कॉस्ट जो लगा है उससे ज़्यादा अगर मैं मार्केट में बिकने वाला है, लेकिन क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अनुसार हम जो लोअर है उसी को ही कंसीडर करेंगे। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। अलग व्यावसायिक इकाई की यानी कि बिजनेस एंटिटी अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है? अलग व्यवसाय इकाई की अवधारणा के तहत व्यावसायिक उद्यम अपने मालिकों से अलग एक अलग और विशिष्ट इकाई की है। विकल्प ए, सी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी मीन्स बिजनेस, सेपरेट बिजनेस एंटिटी मीन्स बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर उसका मालिक अलग है। ये नहीं कि प्राइवेट अफेयर्स ओनर का हमारा अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा, ये बात नहीं है। बिजनेस और पार्टनर, बिजनेस का ओनर या प्रोप्राइटर या पार्टनर वो भी ओनर है, ये बिजनेस से अलग है, वो दोनों अलग है। और तो बिजनेस और ओनर एक नहीं हो सकता है, ट्रीटेड सेम नहीं हो सकता है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। एक वर्ष की समयावधि के लिए किस सिद्धांत के अनुसार अकाउंट्स खाते तैयार करते हैं? समयावधि अवधारणा यानी कि टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खाते तैयार किए जाने चाहिए। विकल्प ए, बी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। फाइनल अकाउंट्स हर साल के लिए क्यों प्रिपेयर किया जाता है? हर साल एक एक ईयर के लिए, ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के लिए। कंसिस्टेंसी मतलब हर ईयर का एक ही तरह, एक ही प्रिंसिपल से होना चाहिए। कंजर्वेटिव से जिम से कोई मतलब नहीं। टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड कंसेप्ट में क्या है कि बिजनेस के लाइफ को कुछ पीरियड के, स्टैंडर्ड पीरियड के अनुसार डिवाइड करना चाहिए, और इसे नॉर्मली हम लोग एक साल को एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड पकड़ते हैं। तो ये टाइम पीरियड कंसेप्ट के अनुसार हम हर साल का बिजनेस अकाउंट्स बनाते हैं।
इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। किस अवधारणा के तहत खातों में गुणात्मक लेन देन यानी कि नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन दर्ज नहीं किए जाने चाहिए? गुणात्मक लेन देन यानी कि नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को पैसे के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कारण ऐसे लेन देन अकाउंट्स खातों में दर्ज नहीं किए जाते। इस मामले में विकल्प ए, सी और डी सही उत्तर नहीं हैं। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन मतलब जिसको मनी में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसको रुपया से या मनी से कोई मतलब वो मनी का ट्रांजैक्शन है ही नहीं। मुझे एक बहुत अच्छा मैनेजर मिल गया, वो बहुत प्रॉफिट करेगा, तो उसके लिए ये नहीं कि मैं उसका वैल्यू बिजनेस में डाल सकता हूँ। बहुत अच्छा मैनेजर मिल गया, ये वैल्यूलेस है, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो ये डुअल कंसेप्ट से कोई लिंक नहीं है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ही है जो हमारे जितने ट्रांजैक्शन है दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसलिए ये मनी मेजरमेंट के तहत हम जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या मनी में जिसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते उसे नहीं कंसीडर कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन कंसेप्ट से भी इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। किस कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा के तहत व्यवसाय को मालिक से अलग माना जाता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि व्यावसायिक उद्यम की अपनी मालिक से एक अलग पहचान होती है। विकल्प ए, बी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। डुअल कंसेप्ट का मतलब, डुअल एस्पेक्ट का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। गोइंग कंसर्न का मतलब है कोई बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा, यह असम्पशन है। एंटिटी कंसेप्ट का मतलब बिजनेस और उसका मालिक, ओनर अलग अलग एंटिटी है, दोनों एक नहीं है। मटेरियलिटी मतलब जो भी मटेरियल एस्पेक्ट है उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। प्रूडेंस का प्रयोग का अर्थ क्या है? प्रूडेंस के प्रयोग का अर्थ है कि अनिश्चितता की स्थिति में अनुमान लगाने में, निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए अप्राप्त लाभ यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की मान्यता, अतिरिक्त प्रावधान यानी कि एक्सेस प्रोविजंस, छिपे हुए भंडार यानी कि हिडन रिजर्व की अनुमति नहीं है। इस मामले में विकल्प ए, बी और सी के तहत कथन सभी सही हैं। प्रूडेंस का मतलब कुछ अनसर्टेन स्थिति है, जहाँ कुछ एकदम वैल्यू हम लोग को पक्का मालूम नहीं, उस जगह में है वो कुछ प्रिंसिपल के अनुसार होना चाहिए। इसमें है कि एसेट हम ओवरस्टेट नहीं करेंगे, लायबिलिटीज या और एक्सपेंसेस को भी अंडरस्टेट नहीं करेंगे, ताकि जो पोजीशन है उससे ज़्यादा और अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, हिडन रिजर्व नहीं क्रिएट करेंगे। ये सभी प्रूडेंस प्रिंसिपल के तहत आता है। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत किसे मैच करते हैं? लेखांकन रिकॉर्ड इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि कोई अवधि की लागत यानी कि कॉस्ट की तुलना अवधि के राजस्व यानी कि रेवेन्यू के साथ मैच किया जा सके। विकल्प ए, सी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है।
मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच करेंगे। इस पीरियड के लिए जितने भी रेवेन्यू है उसे कंसीडर करेंगे और इस पीरियड के लिए जितने भी एक्सपेंसेस है उस सिमिलर पीरियड सेम पीरियड के लिए तो उसे भी कंसीडर करेंगे और दोनों एक्सपेंस मैच रेवेन्यू के लिए जो एक्सपेंस हुआ है उसी को ही कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट का कोई लिंक नहीं है अकाउंटिंग की तरफ से। कोई पर्टिकुलर पीरियड का में एक एक्सपेंसेस से दूसरा पीरियड का एक्सपेंसेस से कोई मैचिंग नहीं होता है। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग मालूम कर सकते हैं कंट्रोल के लिए, लेकिन अकाउंटिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। हर पीरियड का अकाउंट्स अलग होता है। रेवेन्यू भी एक पीरियड से दूसरा पीरियड का कोई मैच नहीं होता। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। अकाउंटिंग में एंटिटी कॉन्सेप्ट किस प्रकार से व्यवसाय पर लागू होती है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सभी प्रकार के व्यवसाय पर लागू होती है, किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय के लिए सीमित नहीं है। विकल्प ए, बी और सी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। बिजनेस के एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार प्रोप्राइटर मालिक और बिजनेस अलग है, चाहे वो प्रोप्राइटर बिजनेस का फॉर्म कुछ भी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, सभी में एक ही प्रिंसिपल लागू होता है। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। सही लेखांकन समीकरण यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशंस कौन सा है? पूंजी यानी कि कैपिटल इक्वल्स टू संपत्ति यानी कि एसेट्स माइनस देयताएं यानी कि लायबिलिटीज सही अकाउंटिंग इक्वेशंस है। विकल्प ए, सी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। बैलेंस शीट में हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ्ट साइड में लायबिलिटी साइड में कैपिटल और बाकी लायबिलिटीज लेफ्ट साइड में होती है, राइट साइड में एसेट्स होता है, मतलब और एक साइड में एसेट्स होता है। कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों का टोटल एसेट्स के बराबर है। इसका मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, या उसको घुमा के लिख ले कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। किस अवधारणा के तहत शेयरधारकों को उनके द्वारा सब्सक्राइब की गई राशि के लिए लेनदारों के रूप में माना जाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत व्यवसाय को उसके मालिक से अलग इकाई के रूप में माना जाता है और मालिक को व्यवसाय के लेनदार के रूप में माना जाता है। इसलिए शेयरधारकों को उनके द्वारा सब्सक्राइब की गई राशि के लिए लेनदारों के रूप में माना जाता है। विकल्प ए, बी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोल के वैसा कुछ नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट में के साथ में सोचते हैं कि जो रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट में जो कॉस्ट है ये दोनों मैच करेंगे, वहाँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात आती है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं वही उसी को ही हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब शेयर होल्डर या ओनर, कोई भी बिजनेस का जो ओनर है, शेयर होल्डर भी ओनर है, वो माना जाता है क्रेडिटर। कंपनी और बिजनेस अलग है, तो बिजनेस के लिए जो ओनर है, ओनर ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उस पैसे के लिए उसे क्रेडिटर माना जाता है। पीरियडिसिटी कंसेप्ट मतलब हर पीरियड का एक एक पीरियड का अकाउंट्स अलग अलग से बनेगा, मतलब बिजनेस की लाइफ कुछ पीरियड में हम लोग डिवाइड कर देंगे और हर पीरियड का अकाउंट्स हम बनाएंगे। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। एक कार 20 लाख रुपए में खरीदी जाती है। 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया गया है और 90 दिनों में देय 18 लाख रुपए के बिल पर हस्ताक्षर किया गया है। इस लेन देन
का परिणाम क्या होगा? अचल संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट में 20 लाख रुपए की वृद्धि होगी और नगद यानी कि करंट एसेट में 2 लाख रुपए की कमी हो जाएगी, तो कुल संपत्ति में 18 लाख रुपए की वृद्धि होगी। देय बिल यानी कि लाइबिलिटीज़ में 18,000 रुपये वृद्धि होगी। विकल्प ए, बी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। जब हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है, एसेट बढ़ता है और उसके केस में या एसेट घटेगा, दूसरा कोई एसेट घटेगा या कुछ लायबिलिटी बढ़ेगी। अगर पार्टली हमने डाउन पेमेंट किया तो पार्टली जितने डाउन पेमेंट किया उतना एसेट हमारा घट गया, कैश से घट गया या हमारा बैंक से घट गया, और जितने की हमने बिल ड्यू है, क्रेडिटर है, वो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो इस केस में 20 लाख रुपये एसेट बढ़ा और 2 लाख रुपीज़ एसेट घट गया, हम पेमेंट जो किए, और 18 लाख रुपीज़ जो क्रेडिटर की लायबिलिटी बढ़ गई। नेट रिजल्ट हुआ 20 लाख एसेट बढ़ा, 2 लाख एसेट घटा, तो नेट 18 लाख एसेट बढ़ा और 18 लाख की लायबिलिटी बढ़ी। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। एक व्यवसाय की बाहरी देनदारियां 10,000 रुपये हैं। मालिक की पूंजी 40,000 रुपये है। फर्म की कुल संपत्ति कितनी है? एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि 10,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये इक्वल्स टू 50,000 रुपये। विकल्प बी, सी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। हमें मालूम है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इस केस में कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल जो 40,000 है, आउटसाइड लायबिलिटीज जो 10,000 है, सो एसेट होंगे 50,000, क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल बराबर होगा। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। व्यवसाय की संपत्ति यानी कि एसेट्स 30,000 रुपये हैं और उसकी पूंजी यानी कि कैपिटल 10,000 रुपये हैं। उस तारीख को देनदारियों यानी कि लाइबिलिटीज़ की राशि क्या है? लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल, यानी कि 30,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 20,000 रुपये। विकल्प ए, सी और डी इस मामले में सही नहीं है। हमें मालूम है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसका मतलब लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। यहाँ एसेट है 30,000 और कैपिटल है 10,000, तो लायबिलिटीज 20,000 होगा। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। क्रेडिट पर कार्यलाय फर्नीचर की खरीद का परिणाम क्या है? क्रेडिट में कार्यालय फर्नीचर की खरीद के परिणाम स्वरूप संपत्ति यानी कि एसेट्स में वृद्धि और देयता यानी कि लायबिलिटीज में वृद्धि होगी। विकल्प ए, सी और डी इस मामले में सही उत्तर नहीं है। ऑफिस फर्नीचर खरीदने से हमारा फिक्स्ड एसेट बढ़ा, इंक्रीज हुआ, और वो अगर क्रेडिट में खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज बढ़ी, मतलब एसेट बढ़ा और लायबिलिटीज भी बढ़ी। कैपिटल अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। यदि कोई कार डीलर अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बिजनेस फंड से कार खरीदता है तो कार के लिए भुगतान की गई राशि डीलर के ड्राइंग के रूप में माना जाएगा। यह अकाउंटिंग के किस सिद्धांत के तहत है? एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार व्यावसायिक उद्यम अपने मालिक से अलग है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट ओनर के व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखा जाता है। विकल्प ए, बी और डी इस मामले में गलत पाए गए हैं। डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब है कि हम सारे मटेरियल्स, फैक्ट्स
हम डिस्क्लोज करेंगे। अगर वो बैलेंस शीट के या प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मेंशन नहीं है, नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, तो फुटनोट में डिस्क्लोज करेंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि एक बिजनेस वो बिजनेस की लाइफ अनंत काल तक चलती रहेगी। तो उस अभी जो वैल्यूएशन हमारे पास में एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो वैल्यू है वो हम पकड़ेंगे अकाउंट्स के हिसाब से, क्योंकि ये वैल्यू ये बिजनेस का पार्ट है और ये हम रियलाइज भी करेंगे, देना भी है। तो ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है। सो ओनर अगर बिजनेस फंड से अगर कोई कुछ खरीदता है या एक्सपेंस करता है तो उसके अकाउंट से जाएगा, उसका कैपिटल से जाएगा, बिजनेस में नहीं जाएगा। और पीरियडिसिटी कंसेप्ट है कि एक बिजनेस की लाइफ को कुछ स्टैंडर्ड पीरियड के अनुसार बांट देंगे, नॉर्मली 1 ईयर, और हर पीरियड यानी हर ईयर का अकाउंट्स अलग अलग बनाएंगे, दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है।